चलेगा। एक बार सभी लोगों का स्वागत है यूथ क्लास पे। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जिला सीरीज जो हमारी हो चुकी है कौन कौन सी, सबसे पहले उत्तरकाशी करवाई, फिर पौड़ी करवाई, फिर उत्तरकाशी, फिर टिहरी, फिर हरिद्वार। अब है रुद्रप्रयाग का। ठीक है, चूंकि मैं आपको लाइव क्लास दे रहा था, यहाँ पे काफ़ी भारी मात्रा में बारिश हुई है, उसके चलते वाईफाई चल नहीं पा रहा, तो इसलिए मैं रिकॉर्ड क्लास दे रहा हूँ, है ना। तो शाम तक आ जाएगी, 11-12 बजे तक आ जाएगी, जैसा भी होगा आज ही डाल दूंगा मैं, क्योंकि आज शनिवार भी है, आप लोग पढ़ सकते हो आराम से, है ना, रात 2 बजे तक। तो चलेगा, ठीक है। हम लोग सीधे अपने कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जिस तरीके से अभी हाल में ही बद्रीनाथ का नाम पूछा गया था एक डीडी शर्मा से, उसी प्रकार से इन फ्यूचर में आपसे केदारनाथ का भी नाम पूछ सकता है। जितने भी फैक्ट जितनी बुकों में हैं रुद्रप्रयाग को लेके, ठीक है, वो सभी फैक्ट कलेक्ट कर रखे हैं मैंने, और उम्मीद है कि इन 2 पार्टों में आपका रुद्रप्रयाग का टोटल आउट ऑफ जितनी भी बुकें हैं उन सब से आपका कंटेंट जो है तैयार हो जाएगा। साथ साथ में लिखते रहे और इन फ्यूचर में टारगेट भी करते रहे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये है, मैं ऑलरेडी आपको स्टार मार्क बताते रहूंगा। ठीक है, सबसे पहले देखो बच्चों, रुद्रप्रयाग जिले की बात करता हूँ। ठीक है, तो उत्तराखंड का आपने देखा होगा कि जो आकार है वो आयताकार है। ठीक है, ये तो आपको कंफर्म है कि आयताकार है। अब आपने देखा होगा कि जो रुद्रप्रयाग जिला है वो 2 जो हिमालयी रेंज हैं उनमें बटा हुआ है, एक मध्य हिमालय, एक वृहद हिमालय जिसे हिमाद्री बोलते हैं। ठीक है, हिमाद्री जिसे हम हिमाद्री बोलते हैं, और ठीक है, वृहद हिमालय जिसे बोलते हैं, और मध्य हिमालय। तो ये जो हमारा जिला है रुद्रप्रयाग, तो ये हिमाद्री जिसे वृहद हिमालय बोलते हैं और मध्य हिमालय, दोनों के बीच में विस्तार है। ठीक है, देखो बच्चों, हुआ क्या, आपने देखा होगा 16 सितंबर 1996 लिख लो, कहीं 18 सितंबर भी दिया होगा। ठीक है, कहीं 18 सितंबर भी दिया होगा, तो आप लोग लिख लो 16 सितंबर 1997। 96 को कोई नहीं बना, 1997, क्योंकि इसको लेके 18 सितंबर है, परीक्षावाणी में दिया है, शायद उनने करेक्शन कर लिया है, देख लेना। जो इंटरनेट अदर जगह देखा तो वहां 16 सितंबर 1997 को इस जिले का गठन बता रखा, लिखो। ठीक है, तो मैं बता दूं, रुद्रप्रयाग जिले का गठन 3 जिलों की सीमाओं को मिलाकर हो रखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पौड़ी, ठीक है, पौड़ी लिखेगा, टिहरी, ठीक है, पौड़ी, टिहरी और चमोली, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब 16 सितंबर 1997 को रुद्रप्रयाग एक जिले के रूप में सृजन किया गया इसका, तो इसका सृजन पौड़ी, टिहरी, चमोली 3 जिलों के सीमावर्ती भागों को मिलाकर रुद्रप्रयाग का गठन किया गया। ठीक है, अब देखो बच्चों, 3 जिले तो है ही, इसके साथ उत्तरकाशी से भी इसकी सीमा लगती है, समझ में आना। इन 4 जिलों से इसकी सीमा लगती है, हालांकि इसका गठन इन 3 जिलों से हुआ है, पौड़ी, टिहरी और चमोली के सीमावर्ती जो क्षेत्र है उनको मिलाकर इस जिले का गठन हुआ 16 सितंबर 1977 में। इसके अलावा बच्चों देखो, रुद्रप्रयाग जो है उसका हमें 1989 में, ठीक है, 1989 में एक तहसील के रूप में इसका उजागर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से 1972 में चंपावत को एक तहसील के रूप में पिथौरागढ़ में शामिल किया गया था, एक तहसील का दर्जा दिया गया था, वो क्वेश्चन आया है, मे बी ये क्वेश्चन भी आ सकता है। 1989 में रुद्रप्रयाग को एक तहसील का दर्जा मिला और एक तहसील के रूप में स्थापित हुआ। उसके बाद 16 सितंबर 1997 को पौड़ी, टिहरी और चमोली के कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों को मिलाकर रुद्रप्रयाग का गठन किया गया। अब इस जिले की जो सीमा है वो पौड़ी, टिहरी, चमोली और उत्तरकाशी से लगती है। आपने उत्तराखंड के 4 आंतरिक जिले पढ़ रखे होंगे, है ना, 4 आंतरिक जिले पढ़ रखे होंगे उत्तराखंड के, टिहरी और रुद्रप्रयाग गढ़वाल से 2, आपका बागेश्वर और अल्मोड़ा कुमाऊं से 2, तो 4 आंतरिक जिले हैं जिनकी सीमा न तो किसी भारी अंतरराष्ट्रीय देशों से लगती है, न ही किसी राज्य से लगती है। समझो, आंतरिक जिले का हमने क्या नाम दिया, मैं आपको बता दूं फिर से एक बार। उत्तराखंड के 4 आंतरिक जिले हैं, ठीक है, आप समझिएगा। उन्हीं आंतरिक जिलों में हमारा रुद्रप्रयाग भी है, इतना समझ गए। ठीक है, ये भी बता देता हूं, आसानी से पढ़िएगा। 4 आंतरिक जिले हैं, ठीक है। गढ़वाल मंडल से रुद्रप्रयाग एक है, दूसरा आपका टिहरी है, ठीक है। कुमाऊं मंडल से 2 है, बागेश्वर और अल्मोड़ा, ठीक है, बागेश्वर और अल्मोड़ा। ये
4 उत्तराखंड के आंतरिक जिले हैं, तो वहां पे जो आंतरिक शब्द का विस्तार मिलता है या उसकी हम लोग अगर विवेचना करें तो वहां पे आंतरिक शब्द का मतलब ये है, ठीक है, कि रुद्रप्रयाग, टिहरी, बागेश्वर और अल्मोड़ा की सीमा सिर्फ हमारे जो उत्तराखंड के 13 जिले हैं इनसे ही लगती है, न तो किसी राज्य से लगती है इनकी सीमा, न ही किसी अंतरराष्ट्रीय मतलब किसी देश से लगती है। तो ये पूर्ण रूप से आंतरिक जिले माने जाते हैं, उनमें से एक रुद्रप्रयाग भी है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं बच्चों। देखिएगा बच्चों, वर्तमान में जो रुद्रप्रयाग जिले का क्षेत्रफल है, ठीक है, रुद्रप्रयाग जिले का क्षेत्रफल है, लिखेगा 1984 वर्ग किमी, 1984 वर्ग किमी है, ठीक है। और ये उत्तराखंड में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला चंपावत है, उसके बाद उत्तराखंड में सेकंड नंबर में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है, ठीक है, 12वें नंबर पे है। इसके फैक्ट बताओ तो अगला फैक्ट देखिएगा, रुद्रप्रयाग जो जिला है यहां पे उत्तराखंड में सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता है, लिखेगा लगभग 93.90, ठीक है। यहां पर उत्तराखंड की सबसे ज्यादा पुरुष यानी मेल एजुकेशन है, यहां पे पुरुष साक्षरता में नंबर 1 है 93.90, ठीक है, पुरुष साक्षरता में ये जिला नंबर 1 है, याद रखिएगा। महिला साक्षरता में नंबर 1 देहरादून है, और पुरुष साक्षरता में सबसे कम हरिद्वार, और महिला साक्षरता में सबसे कम उत्तरकाशी। दोनों जिले पढ़ा दिए हैं तो वहां फैक्ट भी बता दिए हैं मैंने दोनों, ठीक है, ये याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। इसके अलावा बच्चों आपने देखा होगा सबसे ज्यादा नगरीकरण देहरादून का है, उसी प्रकार से सबसे ज्यादा ग्रामीण जो एरिया है वो तो बागेश्वर का है, सबसे ज्यादा ग्रामीण जिला जो है बागेश्वर है, ठीक है, सबसे ज्यादा। दूसरे नंबर में याद रखिएगा, दूसरे नंबर में सबसे ज्यादा जो ग्रामीण जिला है वो हमारा रुद्रप्रयाग है, ठीक है। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा ग्रामीण जिला जो है लिख लीजिएगा वो रुद्रप्रयाग है। इसका सिर्फ 4.10% ही नगरीकरण है, बाकी बचा कितना 95.90 जो इसका एरिया है वो ग्रामीण है। तो ग्रामीण एरिया के हिसाब से ये उत्तराखंड में दूसरे नंबर पे है। सबसे ज्यादा ग्रामीण एरिया वाला जो इलाका है या जिला है वो बागेश्वर है, और सबसे ज्यादा नगरीकरण वाला जिला आपका कौन सा है, देहरादून है नगरीकरण वाला, और सबसे ज्यादा नगरों वाला जिला वो हरिद्वार है। अभी आया था ना एनटी में, आप लोग काफी कंफ्यूजन हुए थे, तो सबसे ज्यादा नगरों वाला जिला तो आपका मैं बता दूं हरिद्वार है, और सबसे ज्यादा नगरीकरण जिला आपका देहरादून है, लगभग 55% के आसपास पे देहरादून हमारा नगरीकरण है, ठीक है। अब देखो रुद्रप्रयाग के बारे में हम लोग जानते हैं। रुद्रप्रयाग की बात आगे बताऊं तो ठीक है, इसका पुराना नाम पुनाण है, ठीक है, जो पुराणों में कहा गया है। महाभारत में इसे रुद्रावत भी बोला गया है, लिख लीजिएगा, ठीक है, महाभारत में इसे रुद्रावत बोला गया है, और पुराणों में इसे पुनाण शब्द दिया गया है, ठीक है। इसके 2 प्राचीन नाम है, लिख लीजिएगा रुद्रप्रयाग के, ठीक है। आगे चलते हम लोग। अब देखो बच्चों, जो रुद्रप्रयाग की पहचान है समझ में आना, उसकी सबसे ज्यादा जो ख्याति है वो केदारनाथ मंदिर। आपने देखा होगा, हालांकि नहीं भी देखा होगा, रुद्रप्रयाग के जो भी छात्र हैं उनने देखा होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इसकी सबसे ज्यादा ख्याति जो है वो केदारनाथ से है। तो यहां पे आपने देखे होंगे पंच केदार सुने होंगे, ठीक है। हम लोग अब इसकी बात करते हैं, इसके स्थानों की जिससे प्रसिद्ध है। इंट्रोडक्शन लगभग हो गया है। पंच केदारों की बात करें तो पंच केदार 5 है, जिसमें से 3 आपके रुद्रप्रयाग में है, जिसमें से पहला केदारनाथ, ठीक है, दूसरा आपका मदमहेश्वर, और तीसरा हमारा तुंगनाथ है ना, तुंगनाथ। बाकी चमोली में रुद्रनाथ और कल्पेश्वर, ठीक है। रुद्रनाथ और कल्पेश्वर 2 पंच केदार बचे, वो हमारे चमोली में है। तो पंच केदारों में 3 केदारनाथ, मदमहेश्वर और तुंगनाथ जो है वो आपके रुद्रप्रयाग में है, और इसमें से भी सबसे ज्यादा जो फेमस है वो है केदारनाथ। अब मैं आपको केदारनाथ के बारे में पढ़ाऊंगा, तो लिख लीजिएगा केदारनाथ, हेडिंग बनाइएगा केदारनाथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
और हो सकता है आज का टॉपिक इसी पे पूरा निर्भर रहे, पूरा जो निर्भर रहेगा केदारनाथ पे रहेगा, ठीक है। तो केदारनाथ की हम लोग बात करते हैं, केदारनाथ की बात करते हैं, ठीक है। केदारनाथ की बात करते हैं, लिख लीजिएगा केदारनाथ। सबसे पहले इसकी ऊंचाई पूछता है तो 3584 मीटर हाइट पे हमारा ये मंदिर है, ठीक है। 3584 मीटर पर ये है। देखिएगा बच्चों, केदारनाथ की बात करता हूं तो आपने ज्योतिर्लिंग सुने होंगे, तो ये 11वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है, ठीक है। 11 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, 11वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। लिंग माना जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस 11वें ज्योतिर्लिंग का सबसे पहला उल्लेख मालवा के नरेश, लिखेगा मालवा नरेश के शिलालेख में मिलता है, लिखेगा मालवा नरेश के शिलालेख में सबसे पहले इस 11वें ज्योतिर्लिंग, उसने और भी ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख कर रखा है, और सबसे पहले जो ज्योतिर्लिंग के रूप में केदारनाथ का उल्लेख है वो मालवा नरेश के शिलालेख में है, लिख लीजिएगा, ठीक है। आपने मालवा के नरेश सुने होंगे, राजा भोज, ठीक है, बहुत ही फेमस थे राजा भोज। तो मालवा के नरेश थे राजा भोज, इनके शिलालेख में सबसे पहले केदारनाथ को एक ज्योतिर्लिंग के रूप में पहचाना गया है, समझिएगा, ठीक है। लिखिएगा महाभारत काल में इसे भ्रुंगतुंग बोला जाता है, भ्रुंगतुंग बोला जाता है, ठीक है, लिखते रहिएगा। महाभारत काल में इसे भ्रुंगतुंग बोला गया था। इसके अलावा बच्चों देखिएगा, केदारनाथ के बारे में जो मैंने फैक्ट पढ़े, डीडी शर्मा अदर जितनी भी बुक से पढ़े, तो केदारनाथ को एक तीर्थ के रूप में सबसे पहले पहचान शिव पुराण में मिली, लिख लीजिएगा। केदारनाथ को लिखेगा एक तीर्थ के रूप में, ठीक है, तीर्थ के रूप में सबसे पहले पहचान, लिखेगा केदारनाथ को एक तीर्थ के रूप में सबसे पहले पहचान शिव पुराण के कोटि रुद्रा, शिव पुराण के कोटि रुद्र, शिव पुराण भी कई भागों में बटा है, इसमें एक है कोटि रुद्र, कोटि रुद्र, ठीक है। शिव पुराण के कोटि रुद्र में इसका उल्लेख मिलता है, लिख लीजिएगा, ठीक है। शिव पुराण का कोटि रुद्र संहिता है, इसे पूरा कोटि रुद्र संहिता भाग बोला जाता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है प्राचीन इतिहास को लेके। तो ये सब जानकारी मैंने डीडी शर्मा से कलेक्ट की है, सभी बुकों से ली है, सभी बुकों से आपको केदारनाथ के संबंध में एक क्लास मिलेगी, ठीक है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी। तो याद रखिएगा, केदारनाथ का एक ज्योतिर्लिंग के नजरिए से आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहला उल्लेख कहां होता है, तो आपका आंसर होगा मालवा नरेश भोज के शिलालेख में। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि केदारनाथ का एक तीर्थ के रूप में, फिर से एक बार बता रहा हूं, केदारनाथ का एक तीर्थ के रूप में सबसे पहले उल्लेख कहां मिलता है, तो शिव पुराण में, शिव पुराण के भी किस भाग में, कोटि रुद्र संहिता भाग में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है इन फ्यूचर में। इसके अलावा महाभारत में इसे भ्रुंगतुंग बोला जाता है, और इसकी हाइट जो है 3584 मीटर है, ठीक है, इतना लिख लिया। आगे अब हम लोग बढ़ेंगे, तो आगे लिखिएगा, ठीक है। महाभारत के वन पर्व में, ठीक है, भ्रुंगतुंग बोला गया है। बच्चों देखिएगा, केदारनाथ की आप लोग पोजीशन देखिएगा, खर्चाखंड, भरतखंड और केदार शिखर, केदार शिखर, इन तीनों के मध्य, यहां पे इन तीनों का जो मिलन पॉइंट है, यहां पे हमारा केदारनाथ बताया जाता है, ठीक है। यहां पे केदारनाथ मंदिर है, यहां पे। वैसे तो आपने पढ़ा होगा परीक्षावली में खर्चाखंड, भरतखंड, ये अलग आपको केदार शिखर में डीडी शर्मा अलग स्तरीय बुकों में मिलेगा। तो इस बीच में इसकी पोजीशन है किसकी, केदारनाथ की। आया समझ में। इसके अलावा बच्चों लिखेगा, इस केदारनाथ को ईशानेश्वर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ईशानेश्वर, इसको ईशानेश्वर भी बोला जाता है, लिख लीजिएगा। केदारनाथ को ईशानेश्वर भी बोला जाता है, लिख लीजिएगा। सोर्स डीडी शर्मा, ठीक है, जो उनकी यूके मतलब सॉरी इंसाइक्लोपीडिया है, लिख लीजिएगा। ईशानेश्वर बोला जाता है, लिख लीजिएगा। ये मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा तो मैंने आपको बता दिया। तो केदारनाथ को ईशानेश्वर भी बोला जाता है, ठीक है, तो यहां पे है। अब इस मंदिर की बात करते हैं हम लोग केदारनाथ की,
ठीक है, मंदिर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, लिख लीजिएगा मंदिर की बनावट। देखिएगा बच्चों, इसके मूल मंदिर की जो बनावट है, ठीक है, मूल मंदिर की जो बनावट है वो कत्यूरियों की एक शिखर शैली थी नागर, कत्यूरियों की शिखर शैली थी नागर, इसमें हुई है। ठीक है, कत्यूरी शैली बहुत बुकों में लिखा होगा, कत्यूरी भी दो शैलियों का प्रयोग करते थे। तो कत्यूरी शिखर नागर शैली में जो है केदारनाथ का निर्माण हुआ था, इस मंदिर का निर्माण हुआ था। अब इसके निर्माण के पीछे कहीं कहानी है, सब कोई मतलब वैसे तो बताया जाता है कि पांडवों ने, ठीक है, पांडवों ने इसका जो है पहला पड़ाव रखा था। उसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य, याद रखिएगा, आदि गुरु शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य जो है इसके मूल स्ट्रक्चर है, इसका मूल जो बनाया है वो आदि गुरु शंकराचार्य ने बनाया। और 18वीं शताब्दी में अहिल्याबाई होलकर, ठीक है, जिन्होंने कुशावर्त घाट बनाया था, अहिल्याबाई होलकर, अहिल्याबाई होलकर ने जो है इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया था, ऐसा बताया जाता है। तो वैसे मूल मंदिर का निर्माण जो है आदि गुरु शंकराचार्य ने ही किया था, और आधुनिक 18वीं शताब्दी में इस मंदिर का जो जीर्णोद्धार या पुनर्निर्माण किया था वो अहिल्याबाई ने किया था। लेकिन इस मंदिर का जो मूल स्ट्रक्चर है वो कत्यूरी शिखर नागर शैली में है, क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य जो है वो कत्यूरी काल में ही उत्तराखंड आए थे। ठीक है, पांडवों के पीछे बताया जाता है जो ये केदारनाथ मंदिर है, मैं आपको बता दूंगा, बिल्कुल डीपली बता रहा हूं। ठीक है, एक भी पॉइंट मिस ना करे, एक भी पॉइंट मिस ना करे। जो हमारा ये केदारनाथ मंदिर है बच्चों, ठीक है, ये क्या है मैं आपको बता दूं, ये शिव का पृष्ठ भाग है, पीछे का भाग है। यहाँ पे शिव के पृष्ठ भाग की पूजा होती है, याद रखिएगा। और यहाँ पे शिव जो है वो 5 मुखी प्रतिमा स्थापित है यहाँ पे शिव की। ठीक है, शिव की इस मंदिर में लिखिएगा 5 मुखी प्रतिमा, 5 मुखी प्रतिमा स्थापित है। ठीक है, 5, ये क्वेश्चन आ सकता है, केदारनाथ में शिव की कितनी मुखी प्रतिमा है, तो 5 मुखी प्रतिमा है और पृष्ठ भाग है। इसके पीछे कहानी बताते हैं कि जब पांडव युद्ध के बाद मोक्ष की प्राप्ति करने के और आए थे, ठीक है, तो शिव को जैसे ही पता चला कि वो अपने पापों का प्रायश्चित करने मेरे पास आ रहे हैं, तो बताते हैं कि शिव सीधे गौरी कुंड से ऊपर की ओर चले गए। ठीक है, और जो सुमेरु पर्वत है वहां पे, तो सुमेरु पर्वत में बताते हैं कि शिव ने भैंस का रूप धारण कर लिया था और भीम ने सुमेरु पर्वत पर अपने पैर पछाड़ दिए थे, पैर पसार दिए थे। अब सभी भैंस निकल गए। अब शिव ने ये सोचा कि यार अब भीम के पैरों के नीचे से अगर मैं जाऊंगा तो ये मेरा अपमान हो जाएगा, तो शिव ने वहीं पे दलदल बनाया और वहीं से धरती पे समाहित होने की कोशिश की। और इतने में ही भीम समझ गया और भीम ने पूंछ पकड़ ली, समझ में आना, भीम ने जो है पूंछ पकड़ ली। तो उसी पूंछ क्या हो गया, उसका पृष्ठ भाग हो गया। तो इसके पीछे एक कहानी है, इसीलिए यहाँ का शिव का पृष्ठ भाग है। वैसे मैं बता दूं, फिर उसके बाद फ्रंट वाला जो भाग है उनका, वो जो है उसके बाद सीधे जो हमारा पशुपतिनाथ है कहां पे, नेपाल में, वहां पे उजागर होता है, ऐसा बताया जाता है। लेकिन इसके पीछे का तथ्य ये है पृष्ठ भाग का। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, लिखेगा। ठीक है, जो हमारा केदारनाथ मंदिर है, इस मंदिर के निर्माण में, इस मंदिर के निर्माण में भूरे पत्थरों का प्रयोग हुआ है, लिख लीजिएगा, भूरे पत्थरों का प्रयोग हुआ है इस मंदिर के निर्माण में, लिख लीजिएगा। ठीक है, मंदिर का जो गर्भगृह है बच्चों, ठीक है, मंदिर का जो गर्भगृह है यहां पे त्रिकोणमिति, ठीक है, त्रिकोणमिति से बना ग्रेनाइट का गर्भगृह है। ठीक है, ये गर्भगृह है, ये जो है ग्रेनाइट जो पत्थर होते हैं उनका बना हुआ त्रिकोणमिति का गर्भगृह है जो बना हुआ है। और मंदिर का जो मूल स्ट्रक्चर है वो भूरे पत्थरों से बना हुआ है, समझ में आया ना। तो ये हमारा स्ट्रक्चर रहा। अब हम आगे की बात करते हैं, अब मंदिर की विशेषताएं और मंदिर से संबंधित क्या प्रावधान है, इंपोर्टेंट जानने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, जो केदारनाथ मंदिर है इसके कपाट खुलने की जो घोषणा है, 1 तारीख को शिवरात्रि है ना, मैं बता दूं 1 मार्च को, तो 1 मार्च को शिवरात्रि है, मैं बता दूं
ठीक है, वैसे तो फरवरी में होती है। तो केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने की जो घोषणा होती है वो शिवरात्रि के दिन होती है, और इसके जो कपाट बंद होते हैं लगभग नवंबर अक्टूबर के आसपास में होते हैं, और इसके कपाट लगभग दीपावली के अगले दिन जो भैया दूज होता है ना, भैया दूज को इसके कपाट बंद हो जाते हैं। याद रखेगा, शिवरात्रि के दिन केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने की घोषणा होती है, और दीपावली के बाद जो भैया दूज होता है उस दिन क्या होता है, इस मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। समझिएगा, ठीक है सब। जिस दिन बच्चों ये दीपावली में भैया दूज को इसके कपाट बंद होते हैं, इस दिन यहाँ पे भतूज उत्सव या अन्नकूट मेला लगता है। अन्नकूट मेला लगता है। अन्नकूट क्या लगता है? मेला। इसे या अन्नकूट मेले को या तो भतूज उत्सव बोला जाता है या इसे अन्नकूट मेला बोला जाता है। तो जिस दिन कपाट बंद होते हैं दीपावली भैया दूज के दिन, तो इस दिन केदारनाथ धाम में भतूज उत्सव या अन्नकूट मेला लगता है। एक ही बात है, ये कब लगता है? जब केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद होते हैं। देखिएगा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस एक धाम के कपाट बंद होने के समय अन्नकूट या भतूज उत्सव लगता है? तो केदारनाथ। आया समझ में? और क्वेश्चन आ सकता है निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस एक धाम की कपाट खुलने की घोषणा शिवरात्रि के दिन होते हैं? तो आपका केदारनाथ। अब बच्चों क्या होता है मैं आपको यहीं पे बता दूं, जिस दिन दीपावली में भैया दूज के दिन इसके कपाट बंद होते हैं, तो अब इसकी शीतकालीन पूजा भी की जाती है। तो इसकी शीतकालीन पूजा, इसकी जो मूर्ति ली जाती है, यहां से ले जाते हैं, वो ऊखीमठ में एक मंदिर है ओंकारेश्वर। ठीक है, ऊखीमठ में मंदिर है ओंकारेश्वर। तो इसके बाद भैया दूज के उसी दिन कपाट बंद होने के बाद इसकी जो मूर्ति होती है वो ऊखीमठ में स्थित है ओंकारेश्वर मंदिर, यहां पे लाई जाती है। और इसके बाद जब तक इसके कपाट नहीं खुलते हैं तब तक यहीं पे इसकी शीतकालीन पूजा होती है। तो एक बार क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में से किस एक मंदिर की शीतकालीन पूजा ओंकारेश्वर मंदिर में होती है? तो केदारनाथ। क्वेश्चन आता है केदारनाथ मंदिर की पूजा ओंकारेश्वर में होती है, तो ओंकारेश्वर कहां है? ऊखीमठ। अब ऊखीमठ से मैं बता दूं, इतना समझ में आया? ठीक है, अब देखो ऊखीमठ से समझो क्या है। ऊखीमठ बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊखीमठ में केदारनाथ लिखेगा, केदारनाथ मंदिर समिति का मुख्यालय है। ऊखीमठ में पहला केदारनाथ मंदिर समिति का मुख्यालय भी यहीं पे ऊखीमठ में। केदारनाथ मंदिर समिति का मुख्यालय भी यहीं पे है। कहां पे? ऊखीमठ में। तो केदारनाथ मंदिर समिति जो है वो 1948 में बनाई गई थी, यहीं पे इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था। ये जो ऊखीमठ है बच्चों ना, जो केदारनाथ मंदिर के पुजारी रहते हैं रावल। ठीक है, जो केदारनाथ मंदिर के पुजारी रहते हैं रावल, तो रावल इसी ऊखीमठ में रहते हैं। हालांकि रावलों का मूल जो स्थान बताया जाता है मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये एरिया है, आपने देखा होगा भारत का नीचे ये वाला क्षेत्र केरल वाला है और ये ऊपर तक जाता है कर्नाटक तक। कर्नाटक और केरल के तटवर्ती एरिया को क्या बोला जाता है? मालाबार तट। ठीक है, और यहीं पे कर्नाटक में पड़ता है मैसूर, इस मालाबार तट वाले एरिया में। तो ये जो रावल है ये दक्षिण भारत के मैसूर के मालाबार एरिया से आए हुए हैं। मालाबार का मतलब ये कॉन्सेप्ट मत डालना कि सिर्फ केरल में है, तो मालाबार का विस्तार मैसूर तक है, कर्नाटक तक है। तो ये लोग इस एरिया के पुजारी है। ठीक है, मैसूर के मालाबार तट वाले हैं ये। ठीक है, तो ये लोग जो रावल पुजारी है, तो अब वर्तमान में उत्तराखंड में इनका जो निवास स्थान है ऊखीमठ है। ऊखीमठ क्यों है? क्योंकि ऊखीमठ में केदारनाथ मंदिर समिति का जो है मंदिर समिति यहीं पे है, 1948 में बनाई गई थी। इसके अलावा देखो बच्चों, ब्रिटिश काल में बताते हैं, ठीक है, ब्रिटिश काल में बताते हैं केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर अधिनियम। मैं आपको बता दूं, ब्रिटिश काल में केदारनाथ व बद्रीनाथ मंदिर अधिनियम, बद्रीनाथ मंदिर एक्ट, ठीक है, 1939 में लाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये। केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर अधिनियम 1939 में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान लाया गया था। केदारनाथ मंदिर समिति की स्थापना 1948 में ऊखीमठ में की गई थी। और केदारनाथ विकास प्राधिकरण, ये मैंने अपनी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ था कि केदारनाथ विकास प्राधिकरण का गठन कब हुआ। ठीक है, केदारनाथ
विकास प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण, प्राधिकरण का गठन 2013 में किया गया। ठीक है, इससे 3 डेटें हैं तो याद रखिएगा। क्वेश्चन आ सकता है केदारनाथ मंदिर समिति का गठन कब हुआ? 1948 में। क्वेश्चन आ सकता है केदारनाथ बद्रीनाथ को लेकर ब्रिटिश शासनकाल में कब एक अधिनियम पारित हुआ? 1939 में। क्वेश्चन आ सकता है केदारनाथ विकास प्राधिकरण का गठन कब हुआ? 2013 में। तो ये इतना रहा, अभी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, जो केदारनाथ मंदिर है, ठीक है, जो हमारा केदारनाथ मंदिर है, ठीक है, तो इस मंदिर के प्रांगण में, ये इस मंदिर का मैदान प्रांगण है, यानी जिसे हम, ठीक है, तो यहां पे नंदी, ठीक है, मतलब नंदी विराजमान है लिखेगा, नंदी विराजमान है, और नंदी बैल वाहन, बैल वाहन, नंदी बैल वाहन के रूप में यहां पे विराजमान है लिखेगा इनके प्रांगण में। ठीक है, यहां पे अब जो केदारनाथ के रक्षक देवता माना जाता है वो माना जाता है भैरवनाथ को। ठीक है, भैरवनाथ को केदारनाथ का रक्षक देवता माना जाता है, लिख लीजिएगा। ठीक है, रक्षक देवता माना जाता है, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो मंदिर है, ये मंदिर लिखेगा 6 फुट ऊंचे चबूतरे में बना है, 6 फुट ऊंचे चबूतरे में बना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, 6 फुट ऊंचे चबूतरे में है, और मैंने आपको बताया यहां भगवान शिव की 5 मुखी प्रतिमा है। ठीक है, समझ में आया इतना? ठीक है, लिख लीजिएगा। इसके अलावा बच्चों देखो, राहुल सांस्कृत्यायन भी यहां कूदे हैं। ठीक है, राहुल सांस्कृत्यायन जो है वो केदारनाथ, ठीक है, राहुल सांस्कृत्यायन केदारनाथ का निर्माण काल 10 से 12वीं शताब्दी के बीच बताते हैं। ठीक है, शताब्दी, केदारनाथ मंदिर, क्वेश्चन आ सकता है केदारनाथ मंदिर का निर्माण काल राहुल सांस्कृत्यायन ने कब बताया है? तो 10 से 12वीं सदी के बीच में लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा केदारनाथ मंदिर के समीप कुछ कुंड है, जिसमें लाल रंग का रुधिर कुंड है, लिखेगा रुधिर कुंड, हंस कुंड लिखेगा। इसके सामने कुछ प्रमुख कुंड है, रुधिर कुंड, हंस कुंड, शिव कुंड, शिव कुंड। ठीक है, इसके आसपास के एरिया में जो कुंड है, जो गर्म पानी के रहते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, रुधिर कुंड, शिव कुंड और हंस कुंड है। आई बात समझ में? तो ये आपके जो है इसके आसपास में कुंड है, लिखेगा। इसके अलावा यहां पे स्थानीय भाषा में एक बोला जाता है भैरव छाप, भैरव छाप भी यहीं पे है। एक तो लिखेगा भैरव घाटी है। ठीक है, एक जो है भैरव घाटी, तो भैरव घाटी आपका मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं कि उत्तरकाशी में है, और भैरव छाप जो है वो आपका केदारनाथ मंदिर के आसपास में है। समझ में आया ना? इसके अलावा यहाँ पे लाल रंग का रुधिर कुंड, शिव कुंड और हंस कुंड है, लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों अब देखते हैं केदारनाथ के बारे में, मैं बता देता हूं, है ना। देखो बच्चों, केदारनाथ के बारे में मैं आपको बताऊं, यहीं से हम कर लेते हैं। केदारनाथ मंदिर जो है वो मंदाकिनी के मंदाकिनी नदी वहां से आती है। ठीक है क्या? मैं आपको बता दूं, ये हमारा केदारनाथ मंदिर है भगवान शिव का, और भगवान शिव चाहे तो आज जो भी मेहनत कर रहे बच्चे, और जो भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे, दिन रात कर रहे, उनका सिलेक्शन जरूर हो। ठीक है, आगामी कुछ समय में अच्छा सिलेक्शन हो उन बच्चों का, क्योंकि हम शिव की एक प्रकार से बहुत ज्यादा, केदारनाथ का बहुत अपना एक महत्व है। तो हम लोग पढ़ा रहे हैं तो पवित्र मन से इसे पढ़ भी रहे हैं और पढ़ा भी रहा हूं, और सामने मंदिर भी बनाया है ना। तो हम लोग काफी धार्मिक है, उत्तराखंड वासी। तो बच्चों, इस मंदिर के ऊपर जस्ट एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चौराबाड़ी, चौराबाड़ी ग्लेशियर। ठीक है, इसे गांधी सरोवर भी बोला जाता है, इसे गांधी सरोवर भी बोला जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, इस ग्लेशियर को। और यहां पे, इसी पे
1948 में महात्मा गांधी की बताया जाता है कि अस्थियों को विसर्जन किया था, ठीक है, महात्मा गांधी की अस्थियों को विसर्जन किया था यहाँ पे। यही है वो चौराबाड़ी ग्लेशियर गांधी सरोवर, ठीक मंदिर के ऊपर, ठीक है। यहीं से आती है हमारी मंदाकिनी नदी, यहीं से आते हुए यहीं से आती है मंदाकिनी नदी, और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा के साथ मिल जाती है, अलकनंदा के साथ मिल जाती है। कहां पे? रुद्रप्रयाग में। तो याद रखेगा जिला सीरीज में जो रुद्रप्रयाग है हमारा, लिख लेना फैक्ट उसमें, तो रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है। आया समझ में? रुद्रप्रयाग पंच प्रयागों में से एक है। तो मुख्यतः केदारनाथ हमारा मंदाकिनी नदी के इस पे है। अब देखो बच्चों क्या हुआ, आपने देखा होगा 16-17 जून 2013 की काली रात और काले दिनों ने बहुत तबाही मचाई उत्तराखंड में। 16-17 जून 2013 जो उत्तराखंड के संदर्भ में सबसे बड़ा डिजास्टर यानी कि आपदा घोषित की गई है। तो ये आपदा बताते हैं भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, आपने सुना होगा है ना, जो भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान आपने सुना होगा। अब देखो मैं बता रहा हूं यहां से आपदा, क्योंकि इधर ही से रिलेट है तो आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों 16-17 जून 2013 को ओलावृष्टि, लगभग बारिश बहुत भयानक लेवल पे हुई थी, बहुत ही भयंकर लेवल पे हुई थी। तो इससे क्या हुआ? भूसंकलन आया, बाढ़ आई, इससे इस दिन क्या हो गया, जो है आपदा आ गई। हमने तो यही सुना, ठीक है। लेकिन जो भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान ने रिसर्च किया, जो देहरादून में है, इसने जो रिसर्च किया, इसने क्या पाया, जो चौराबाड़ी ग्लेशियर है ना, तो यहां पे क्या हुआ, धीरे धीरे जो ये ताल है, ग्लेशियर है, यहाँ पे झील है, चौराबाड़ी ग्लेशियर है, यहाँ पे धीरे धीरे क्या हुआ, एक झील बनी, ठीक है। और झील बनने से यहाँ पे ब्लॉकेज हो गए, और सडनली चौराबाड़ी जो ग्लेशियर है, जिसे गांधी सरोवर कहते हैं, इसकी एक सतह जो है खिसक गई, और खिसकने से बनी जो झील थी, और सडनली उस झील से पानी सीधे नीचे आ गया, और नीचे आने से क्या हुआ, तबाही हुई। एक ये जो है, ये तथ्य भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान रखता, मैं आपको बता दूं। इससे क्या हुआ, आपने देखा होगा, मंदाकिनी नदी अपने रौद्र रूप में आ गई, और इसने पूरा जो गौरीकुंड था, जो रामबाड़ा था, उनके तो अस्तित्व ही मिटा दे लगभग, समझ में आया ना। तो इस सब से बचने के लिए आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में ऑपरेशन सूर्य होप चलाया गया, ठीक है। सूर्य होप लगभग 17 जून के आसपास में चलाया गया था। बारिश जब रुकी 18 जून से लगभग 2 जुलाई, 18 जून से 2 जुलाई के बीच में जो है हमारा ऑपरेशन सूर्य होप चला, इसको लेके, ठीक है। इसी दौरान 18 जून से 2 जुलाई के बीच में 25 जून को, 18 जून से 2 जुलाई के बीच में 25 जून आएगा ना, 25 जून को सेना का Mi-70 हेलीकॉप्टर, सेना का Mi-70 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया गौरीकुंड में, ठीक है। हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया गौरीकुंड में, याद रखेगा। गौरीकुंड के आसपास में जो है हमारा सेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर जो है क्रैश हो गया कब, 25 जून को। और इसमें लगभग हमने अपने 20 जवानों को क्या किया, मतलब वो बेचारे शहीद हो गए 20 जवान। ये इससे रिलेट था सूर्य होप, ठीक है, ऑपरेशन। तो इतनी बड़ी डिजास्टर थी। इसी के बाद, आपदा के बाद क्या हुआ, जो ये मंदाकिनी नदी चौराबाड़ी से आ रही है, पहले इसकी लंबाई यहां तक जो रुद्रप्रयाग में मिल रही थी अलकनंदा से, तो चौराबाड़ी से रुद्रप्रयाग तक इसकी जो लंबाई हुआ करती थी केदारनाथ आपदा से पहले 105 किलोमीटर हुआ करती थी। लेकिन केदारनाथ आपदा के बाद इस नदी ने अपना क्षेत्र बढ़ा दिया 5 किलोमीटर। तो वर्तमान में अब ये नदी केदारनाथ आपदा आने से 5 किलोमीटर ज्यादा बढ़ी, और अब इसका जो लंबाई है वो 110 किलोमीटर हो गई है, ठीक है। साथ ही बच्चों इस डिजास्टर से, ठीक है, इस डिजास्टर से जो केदारनाथ मंदिर है हमारा, यहाँ पे 86 दिन जो पूजा है वो बाधित रही, ठीक है। 86 दिन पूजा जो है, पूजा अर्चना वो बाधित रही, ठीक है। पूजा अर्चना जो है वो बाधित रही कितने दिन, 86 दिन। इसी सबको देखते हुए बच्चों, इसी सबको देखते हुए सीबीएसई ने अपने पाठ्यक्रम में, ठीक है, सीबीएसई ने अपने पाठ्यक्रम में 16-17 जून को जो 2013 में
16-17 जून 2013 में आपदा आई थी, इसको अपने पाठ्यक्रम में रखा और नाम दिया, लिखेगा डिजास्टर इन उत्तराखंड रैन इन टेरर, ठीक है, टेरर सॉरी, डिजास्टर इन उत्तराखंड, यूके लिख देता हूं, रैन बारिश यानी रैन इन टेरर, ये नाम दे रखा है। तो सीबीएसई ने, ठीक है, सीबीएसई ने जो 16-17 जून को आई आपदा है उसे अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया और उस लेसन का नाम बना दिया, क्या बताइएगा, डिजास्टर इन उत्तराखंड रैन इन टेरर। तो क्वेश्चन आ सकता है कि केदारनाथ निम्नलिखित में से डिजास्टर इन यूके रैन इन टेरर किससे संबंधित है? तो केदारनाथ आपदा से, समझ में आना, ये इससे संबंधित है। और ये क्या है? ये एक पाठ्यक्रम है जो इस डिजास्टर के बारे में सीबीएसई ने अपने पाठ्यक्रम में रख रखा है, समझ में आना। तो ये हमारा जो है एक रुद्रप्रयाग को लेके मैंने आपको पढ़ा दिया है। उम्मीद है कि आपको काफी हद तक समझ में आया होगा। बाकी देखिएगा, आज इंटरनेट है नहीं, तो अभी मैं कोशिश करूंगा कि किसी भी तरीके से ये क्लास में आपको अपलोड करवा दूं और आपको आज रात तक मिल जाए। और साथ ही देखिएगा, ठीक है, जैसा भी होता है इसको मैं पूरा करवा दूंगा 1-2 दिन में रुद्रप्रयाग जिले को, ठीक है, 1-2 दिन में कंप्लीट करवा दूंगा रुद्रप्रयाग जिले को। और उम्मीद करूंगा कि जितनी भी उत्तराखंड की बुकें हैं उन सब से लेके मैं आपको कंटेंट पढ़ाऊं और एक भी कंटेंट हमारा मिस ना हो पाए, ठीक है। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और साथ से मुक्त हो गए होंगे, अपनी नई लड़ाई में जो है, नई लड़ाई के लिए तैयार हो गए होंगे। जो हुआ उसे भूलने में ही फायदा होता है, क्योंकि ये जिंदगी का सार है। अगर हम उसी में समाहित रहे या उसी और हम लोगों ने पूरा अपना ध्यान आकर्षित कर दिया तो ऐसी स्थिति जो है हमारे लिए नुकसानदायक है, ठीक है। तो ऐसी स्थितियों से बचिए, अवसाद से बचिए, डिप्रेशन से बचिए, स्ट्रेस से बचिए। अपने आप को माइंड फ्रेश रखेगा, अपने आप को ऊर्जावान रखेगा, अपने आप को हिम्मती रखेगा और अपने आप को समझेगा और अपने आप को चैलेंज दीजिएगा, ठीक है। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, और चैलेंज खड़े हो गए आपके सामने, तो कोशिश करें कि यार हम लोग इन सभी चैलेंजों को एक न एक दिन जरूर पार पाएंगे। और किसके दम पे? इस पढ़ाई और इस मेहनत के दम पे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन फ्यूचर में अच्छा करोगे, है ना। तो देखो, मैं कहना तो नहीं चाहता लेकिन कहना चाहूंगा कि हमारे बहुत ही कम बच्चे जो हैं हमें देखते हैं, जितने भी देखते हैं, लेकिन उसमें से मैंने आपको एनटी में 6 रिजल्ट बताया था, लेकिन 4 और सिलेक्शन हो गए हैं। तो टोटल 10 जो है प्री में सिलेक्शन हुए हैं हमारे यूथ क्लास से, ठीक है। तो कोशिश, उम्मीद है कि वीडियो में भी हम अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। जिस प्रकार से आप लोग कंटिन्यू देखते हो तो आपको पता है कि सर किस तरह का कंटेंट आपको देते हैं और आप लोगों के लिए वो एग्जाम में फायदेमंद होता है। तो ठीक है, तो कुछ दिनों बाद जीएस में लगातार प्रहार करूंगा, क्योंकि आपका अपर पीसीएस प्री भी है। तो मैं तो मेन टारगेट एसआई को लेके चल रहा हूं, मैं पहले बता रहा हूं, इसलिए उत्तराखंड और हिंदी आपकी बहुत स्ट्रांग लेवल पे ले जाना चाहता हूं। क्योंकि जीएस का ऐसा होता है, देखो जीएस मिडिल होती है, उसको मैं करवा ही दूंगा, जो जो इंपोर्टेंट रहेगा, जो जो टफ रहेगा। लेकिन जीएस पढ़ते रहिएगा, जीएस कहाँ से आई क्या है। लेकिन ऐसा होता है कि 30 नंबर में से 20-25 नंबर कोई भी खींची लेता है, लेकिन उत्तराखंड और हिंदी हमारी स्ट्रांग हो तो 60 नंबर का उसका रेशियो है। तो कोशिश मेरी यही है कि 50 से 55 नंबर का आपका इसमें एवरेज स्कोर करूं 50 प्लस में, ठीक है। तो इसलिए मेरा ज्यादा फोकस हिंदी और उत्तराखंड में है, क्योंकि वहां पे हम लोग कोर्स भी कम है और बहुत जल्दी भी हम लोग जो है उसको कर सकते हैं। जीएस करवाऊंगा, टेंशन न ले, एक अच्छे स्तर की जीएस करवाऊंगा, साथ ही रीजनिंग भी करवा दूंगा, टेंशन न ले, पेपर से पहले, ठीक है। और मैंने आपको बता रखा कि पेपर से पहले अब हमारी लाइव क्लास आने लगी है। आज नेट नहीं था, वो अलग चीज है, लेकिन पेपर से पहले आपका सभी चीज रिवीजन हो जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन न ले। जो चीजें पढ़ रहे हो, जो नहीं भी पढ़ रहे हो, तो आपका पूरा पाठ्यक्रम पेपर से 1 महीने पहले, ऐसा ही पेपर से 1 महीने पहले पूरा आपका रिवीजन करवा दूंगा। जिस प्रकार से मैंने आपको वीडियो में रिवीजन करवाया था, हालांकि उस टाइम पे टाइम कम था, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की थी। उत्तराखंड का रिवीजन देख लीजिएगा, हिंदी रिवीजन देख लीजिएगा, जीएस का। लेकिन इस बार उत्तराखंड हिंदी जीएस का पूरा रिवीजन करवा दूंगा, जो आपके पाठ्यक्रम है, साथ में उत्तराखंड और रीजनिंग का, ठीक है। इसी के साथ आप सभी को शुभ रात्रि। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छा करेंगे और इन फ्यूचर में यूथ क्लास को अच्छा रिजल्ट देंगे, मैं यही आशा करता हूँ, ठीक है। चलिएगा।